Anemia of chronic inflammation. It is often referred to as the anemia of chronic disease. Anemia associated with chronic inflammation is the most common form of anemia in hospitalized patients. अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है? It superficially resembles the anemia of iron deficiency but arises instead from the suppression of erythropoiesis by systemic inflammation. बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, कहीं भी चल रही है, वो क्या करेगी, आपके एरिथ्रोपोइसिस को सप्रेस कर देगी और प्रेजेंटेशन पेशेंट की बिल्कुल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के जैसी होगी। अब वो इन्फ्लेमेशन क्यों हो सकती है? ड्यू टू क्रोनिक माइक्रोबियल इन्फेक्शंस, जैसे ऑस्टियोमाइलाइटिस हो रहा है पेशेंट को, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, लंग एब्सेस है, यानी लंग का इन्फेक्शन, हार्ट का इन्फेक्शन, बोन्स का इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा क्रोनिक इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एसएलई, रीजनल एंट्राइटिस, नियोप्लाज्म्स, कोई भी ट्यूमर हो सकता है। क्रोनिकली अगर कोई डिजीज चल रही है, इट कैन लीड टू एनीमिया। पैथोजेनेसिस क्या है? द एनीमिया ऑफ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन स्टेम्स फ्रॉम हाई लेवल्स ऑफ प्लाज्मा हेप्सिडिन। जब आपका बहुत ज़्यादा होता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रही है और ये चीज़ें ज़्यादा हैं, तो ऐसे साइटोकाइंस रिलीज होते हैं बेसिकली, जो आपके हेप्सिडिन के लेवल्स को बढ़ा देते हैं। और जब हेप्सिडिन के लेवल्स बढ़ते हैं ना, तो वो असल में तो उन्होंने बढ़ना होता है इस वजह से कि आयरन स्टोर्स इनफ हो गए, अब हमें मजीद आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं करनी। बट जब वो पैथोलॉजिकली बढ़ेंगे तो वो जो आयरन हमें चाहिए उसको भी एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जैसे सिम्टम्स आते हैं, विच ब्लॉक्स द ट्रांसफर ऑफ आयरन इनटू एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स बाय डाउन रेगुलेटिंग फेरोपोर्टिन इन मैक्रोफेजेस। सो हेप्सिडिन का काम उन्होंने बताया है। द एलिवेटेड हेप्सिडिन लेवल्स आर कॉज्ड बाय प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, जैसे इंटरल्यूकिन 6 है, विच इंक्रीज हेपेटिक हेप्सिडिन सिंथेसिस। इन एडिशन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ब्लंट्स एरिथ्रोपोइटिन सिंथेसिस बाय द किडनी, उसको भी वो ब्लॉक कर देते हैं। Lowering red cell production by the marrow as well. The functional advantages of these adaptations in the face of systemic inflammation are unclear कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्या इसका कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, तो इसको अभी तक कोई रिसर्च साबित नहीं कर पाई। बट दे मे सर्व टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ आयरन डिपेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मे बी के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आयरन चाहिए, हम आयरन को बंद कर देंगे तो मे बी वो सर्वाइव ना कर सकें, बट दिस इज अ थ्योरी। फीचर्स क्या होंगे? वही सारे फीचर्स होंगे जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होंगे, बट यहाँ पर आयरन स्टोर जो होंगे बोन मैरो में वो नॉर्मल होंगे। वहाँ पर कम थे, यहाँ पर नॉर्मल होंगे। यहाँ पर सीरम फेरेटिन भी इंक्रीज होगा, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस्ड होगी, यानी जो ट्रांसफरिन है वो कम होगा। बाकी सारा कुछ उल्टा होगा। जो ये लैब्स होंगी ना वो उल्टी होंगी। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से सिर्फ माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक प्रेजेंटेशन होगी, पेशेंट को एनीमिया होगा, पैलर होगा, फटीग होगा, बट जब आप टेस्ट कराएंगे आयरन डेफिशिएंसी को चेक करने के लिए ये सारे उल्टे आएंगे। दैट विल हेल्प यू डायग्नोजिंग कि ये क्रोनिक डिजीज़ का एनीमिया है। और यही सारे फीचर्स सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में भी आते हैं, विच इज़ अ वेरी लेस कॉमन एनीमिया और कंजेनिटल कंडीशंस की वजह से होता है वो। ठीक हो गया। सो ये हमारा वाइंड अप हो गया जी माइक्रोसिटिक एनीमिया। अब हम आ जाते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की तरफ, विच हैज़ बेसिकली अ लार्जर साइज ऑफ सेल्स आरबीसीज देन नॉर्मल। द टू प्रिंसिपल कॉजेज ऑफ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अच्छा, नॉर्मली जो भी साइज बड़े करते हैं ना एनीमियाज, उनको हम मैक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं, बट पर्टिकुलरली ड्यू टू विटामिन B12 एंड फोलेट डेफिशिएंसी, उसकी वजह से जो एनीमिया होता है उसको हम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। ठीक, तो ये एग्जामिनर्स कभी कभार डिफरेंस पूछ लेते हैं वाइवा के अंदर। बोथ वाइटामिन आपको, अब स्ट्रक्चर्ड वाइवा तो इसका मतलब ये नहीं है कि सवाल नहीं आ सकता, तो उसमें भी सवाल आ सकता है। जो मैं बता रही होती हूँ ना कि ये क्वेश्चन वाइवा में आ सकता है, तो उसका यही मतलब है, वो एज अ क्वेश्चन भी आ सकता है जो स्ट्रक्चर्ड है। Both vitamins are required for DNA synthesis and the effects of their deficiency on hematopoiesis are essentially identical, क्योंकि दोनों DNA synthesis में involve होते हैं। However, the causes and consequences of folate and B12 deficiency differ in important ways। पहले हम देखेंगे उसकी पैथोजेनेसिस दोनों की, फिर हम बात करते हैं इस बारे में। सो पैथोजेनेसिस इनकी क्या है? मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया stems from metabolic defects that lead to inadequate biosynthesis of thymidine, one of the building blocks of DNA। यानी अल्टीमेटली मसला जो है वो DNA सिंथेसिस में आता है, और उससे पहले बेसिकली थाइमिडीन की सिंथेसिस के अंदर B12 और फोलेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो सही से नहीं होता, जिसकी वजह से वो बनता नहीं है, और फिर DNA की सिंथेसिस में मसला आता है। As we will discuss, folate and B12 are both essential factors for the synthesis of thymidylate, which is required for DNA replication। तो आपने ये याद रखना है, थाइमिडिलेट की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ एन MCQ। थाइमिडीन डेफिशिएंसी causes abnormalities in rapidly dividing cells throughout the body, क्योंकि थाइमिडीन आपका DTMP, आपको अगर याद हो तो वो DNA की बिल्डिंग ब्लॉक है, DNA का न्यूक्लियोटाइड है बेसिकली। बट द हिमाटोपोइटिक मैरो इज मोर सिवियरली अफेक्टिव। कहते हैं कि ये हर डिवाइडिंग सेल में ऑब्वियसली चाहिए होता है DNA, बट जो बोन मैरो के सेल्स हैं दे आर द मोस्ट अफेक्टेड। दैट्स वाई आपको जो सिम्टम्स हैं वो एनीमिया के आते हैं, वरना अदरवाइज एवरी डिवाइडिंग सेल वुड बी अफेक्टेड बाय एब्सेंस ऑफ दिस न्यूक्लियोटाइड।
because the synthesis of RNA and cytoplasmic elements proceed at a normal rate and thus outpaces that of the nucleus। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि बाकी सारा साइटोप्लाज्म तो बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, प्रोटीन सिंथेसिस सही चल रही है, मैसेंजर आरएनए सही चल रहा होता है, तो जो साइटोप्लाज्म का कंपोनेंट है वो ग्रो कर जाता है, न्यूक्लियर कंपोनेंट जो है वो लैग कर रहा होता है, यानी डीएनए बन नहीं रहा, क्योंकि हेमाटोपोइटिक प्रिकर्सर शो, तो वो वाले सेल्स जो हेमाटोपोइटिक प्रिकर्सर्स हैं जिनके अंदर ये डीएनए मसला कर रहा है, डीएनए नहीं है सही से, तो वो शो करते हैं न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी, यानी कि दोनों की ग्रोथ एक साथ साथ नहीं चल रही होती, न्यूक्लियस लैग कर जाता है और साइटोप्लाज्म जो है वो ग्रो कर जाता है, मैचिंग नहीं होती दोनों की। This maturational derangement contributes to the anemia in several ways. How many red cell progenitors are so defective in DNA synthesis that they undergo apoptosis। अगर आपको याद हो हमारी बॉडी में जब डीएनए में मसला होता है ना, हमारे सेल्स अपॉप्टोस हो जाते हैं, तो अगर डीएनए इन सेल्स के अंदर इतना ज़्यादा डीएनए खराब हो तो ये अपॉप्टोस भी हो जाते हैं, जिसको हम इनफेक्टिव हेमाटोपोइसिस कहेंगे। अदर मेच्योर इनटू रेड सेल्स बट डू सो आफ्टर फ्यूअर सेल डिविजन्स, जिसकी वजह से रेड सेल के जो नंबर हैं वो कम हो जाएंगे, काफ़ी सारे अपॉप्टोस हो गए, काफ़ी सारी करेक्शन से गुजरने के बाद पहुँचे तो वो बहुत कम नंबर रह जाता है, दैट अपीयर एज एनीमिया। ग्रेनुलोसाइट एंड प्लेटलेट प्रिकर्सर्स आर ऑल्सो इफेक्टिव, क्योंकि उनमें भी डीएनए होता है बेसिकली, एंड मोस्ट पेशेंट प्रेजेंट्स विद पैनसाइटोपेनिया, जो ये वाली फोलेट और बीटा डेफिशिएंसी है, मोस्ट पेशेंट्स प्रेजेंट विद पैनसाइटोपेनिया, बट हम चूंकि आरबीसी डिसऑर्डर्स को पढ़ रहे हैं तो फिलहाल हमारा फोकस जो है वो आरबीसीज ही रहेंगे। ओके, सो इसके अंदर ये इसकी बड़ी मज़े की स्लाइड होती है। स्लाइड के अंदर आपने ना न्यूट्रोफिल, अगर आपको न्यूट्रोफिल नज़र आ रहा है ना, बाकी सेल्स को आपको कभी कभार समझ आएगी कभी नहीं आएगी, बट अगर आपको न्यूट्रोफिल नज़र आ रहा है ना तो आपको स्लाइड आइडेंटिफाई करना बहुत आसान हो जाएगा। न्यूट्रोफिल भी सिंपल नहीं होता, इसमें आपने न्यूट्रोफिल को देखना होता है। न्यूट्रोफिल के जो लोब्स हैं ना इसके अंदर 5 से ज़्यादा होते हैं, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होते हैं। तो इसमें भी देखें तो 1 2 3 4 5 एंड 6 लोब्स हैं। सो दिस इज़ अ हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, और ये सिर्फ आपको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की स्लाइड में ही नज़र आएगा। ठीक है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो आपने बेसिकली ना देखना होता है आरबीसी को, इनका अगर आप देखें तो एक तो इनका जो है वो साइज़ आपका नॉर्मल आरबीसी से बड़ा हो गया है, ठीक है, और ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक है हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल विद अ 6 लोब्ड न्यूक्लियस, और ये आपको बताते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल आरबीसी नहीं नज़र आ रही, वरना स्लाइड में एक आधा छोटा आरबीसी नज़र आता है, उसे कंपेयर करके भी साइज़ को बताना ईजी हो जाता है। ठीक है, अच्छा, मॉर्फोलॉजी इसकी क्या है, स्लाइड पे क्या क्या फीचर्स नजर आएंगे मैंने अभी बता भी दिए। बोन मैरो स्लाइड पे हम देखते हैं। अच्छा, द बोन मैरो इज़ मार्कली हाइपर सेलुलर, क्योंकि इसमें भी आपकी बोन मैरो कंपनसेट करने की कोशिश करेगी, बट चूँकि डीएनए नहीं है तो उसके अंदर वो जो एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स है ना वही आपको बहुत बड़े बड़े नजर आएंगे, क्योंकि साइटोप्लाज्म की ग्रोथ तो नॉर्मल चल रही है। ठीक है, उनको हम कहेंगे मेगैलोब्लास्ट, दे आर मेगैलोब्लास्टिक। ब्लास्ट होते हैं ना आप नॉर्मल सेल्स, उनको हम ब्लास्ट कहते हैं, उनको साइट नहीं कहते। सो इसको हम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया इन दोनों को इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एबनॉर्मल सेल्स जो हैं वो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, प्रिकर्सर सेल्स इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। सो मेगैलोब्लास्ट आर लार्जर देन नॉर्मल एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर्स and have delicate finely reticulated nuclear chromatin because of immaturity। As megaloblasts differentiate and acquire hemoglobin, न्यूक्लियस जो है वो क्रोमेटिन क्लम्पिंग के नहीं जा पाता, और अपने जो नॉर्मल उसका न्यूक्लियर साइकिल होता है वो नहीं कंप्लीट कर पाता, जिसकी वजह से ये डिटेल करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये याद होना चाहिए न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी होती है। इसके फीचर्स में आपको सारे फीचर्स भी मैं बताती जाऊँगी, साथ साथ मॉर्फोलॉजी पूरी नहीं याद करनी होती। जैसे इसकी स्लाइड के अंदर आपको मेगैलोब्लास्ट बोन मैरो के अंदर मेगैलोब्लास्ट नजर आएंगे, स्लाइड के अंदर मैक्रोसाइट्स नजर आएंगे। ठीक है, और हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल नजर आएंगे, और बोन मैरो के अंदर क्या नजर आएगा, जो आपके मेगैलोब्लास्ट होंगे उनके अंदर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी होगी। ठीक, द ग्रेनुलोसाइटिक प्रिकर्सर्स आल्सो डेमोन्स्ट्रेट न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी, यानी कि वो कह रहे हैं वाइट ब्लड सेल्स में भी आपको ये नजर आएंगे, और जिसकी वजह से आपको जो उनके प्रिकर्सर्स हैं उनमें सेल्स होते हैं माइलोसाइट्स एंड मेटामाइलोसाइट्स, तो वो भी जाइंट मेटामाइलोसाइट्स नजर आएंगे। मेगा कैरियोसाइट्स भी बहुत बड़े होंगे, तो इस वजह से वो भी मेगा लाइक बहुत ज़्यादा बिजार और मल्टीलोबेटेड न्यूक्लियाई शो करेंगे। उसके बाद इन्होंने हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स का बताया हुआ है। नॉर्मल न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं 3 to 4 लोब्स होते हैं, उसके अंदर अगर 4 से ज़्यादा हों या 5 से ज़्यादा हों तो जो है उसको हम कहेंगे हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, और जो पेरिफेरल स्मीयर पे रेड सेल नजर आएंगे, दे आर टिपिकली लार्ज एग शेप्ड मैक्रोवेलोसाइट्स। ठीक है, ओवल शेप, यानी जैसी इसकी शेप है ना इस तरह की ओवल शेप, इस तरह के बड़े बड़े सेल्स नजर आएंगे। एमसीवी बड़ा हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ये मैक्रोसाइटिक एनीमिया है, एमसीएच बड़ा होगा, एचबी कम होगा। ऑल्दो मैक्रोसाइट्स अपीयर हाइपरक्रोमिक, इन रियलिटी देयर हीमोग्लोबिन कंटेंट इज नॉर्मल। लार्ज मिसशेपन प्लेटलेट्स आल्सो मे बी सीन, वो भी नजर आ सकते हैं, एंड सो ऑन। तो जो फीचर्स आपने याद रखने हैं वो मैंने बता दिए हैं स्लाइड के लिहाज से, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स और आरबीसीज की शेप ये याद होनी चाहिए, और न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी।
उसके बाद आ जाते हैं जी फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया। ये था ना B12 से रिलेटेड। बेसिकली दोनों में यही चीज़ें हैं। फोलेट में अब उन्होंने अलग-अलग थोड़ा सा फीचर जो डिफर करते हैं ना वो बता रहे हैं। फोलेट डेफिशिएंसी इज यूजुअली द रिजल्ट ऑफ इनएडिक्वेट डाइटरी इनटेक, समटाइम्स कॉम्प्लिकेटेड बाय इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड्स लाइक इन प्रेगनेंसी। फोलेट ज़्यादा चाहिए उसके अंदर, या आपकी डाइटरी इनटेक ही कम है तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसको छोड़ दें। ये इन्होंने बताया हुआ है कि इंक्रीज मेटाबॉलिक नीड्स में प्रेग्नेंट वुमेन है, पेशेंट्स विद क्रोनिक हेमोलिटिक एनीमिया है जैसे सिकल सेल डिजीज के पेशेंट्स हैं एंड सो ऑन। डेफिशिएंसी में ऑल्सो स्टेम फ्रॉम प्रॉब्लम्स विद एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म। अगर उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तब भी उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, इसको छोड़ दें आगे। ये देख लें कि एब्जॉर्प्शन किन डिजीज़ में नहीं होती। कुछ डिजीज़ के नाम उन्होंने बताए हैं, सीलियक डिजीज़ और टॉपिकल स्प्रू, जहाँ से जो आपकी फोलेट की एब्जॉर्प्शन होनी होती है ना अपर थर्ड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, वही एरिया जो है वो इम्पेयर हो जाता है, मैल एब्जॉर्प्शन होती है जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है। पैथोजेनेसिस क्या है जी? द मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शंस ऑफ फोलेट आर कॉम्प्लेक्स। जो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में इसका फंक्शन है हम वो डिस्कस करेंगे। हियर इट इज सफिशिएंट टू नो दैट इट्स कन्वर्जन विद इन सेल्स फ्रॉम डाईहाइड्रोफोलेट टेट्राहाइड्रोफोलेट बाय डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट। यहाँ पर इसका दिया होगा, अच्छा नहीं दिया, मैं आपको खुद बता देती हूँ। ये कन्वर्ट होता है हमारे सेल्स के अंदर डाईहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर बाय डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, फोलेट रिडक्टेज एंजाइम के ज़रिए से। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है ये आपका जो है एक्सेप्टर के तौर पे एक्ट करता है और ये बहुत सारे रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है और यही बेसिकली आपके जो DTMP है ना, जो आपका थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट है, उसकी सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होता है। और ये जो डाईहाइड्रोफोलेट है ये कहाँ से आ रहा है? ये फॉलिक एसिड से आ रहा है। तो अगर फॉलिक एसिड नहीं होगा तो डाईहाइड्रोफोलेट नहीं होगा, डाईहाइड्रोफोलेट नहीं होगा तो टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बनेगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं होगा तो ये जो आपका थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट है ये भी नहीं बनेगा और DNA की सिंथेसिस नहीं होगी। ठीक है, if intracellular stores of folate fall, insufficient DTMP is synthesized and DNA replication is blocked, that leads to megaloblastic एनीमिया। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं जी एनीमिया के? वही सारे फीचर्स होंगे। आपके जो है वो वीकनेस होगा, इजी फैटिगेबिलिटी, क्लिनिकल पिक्चर में भी कॉम्प्लिकेटेड बाय को एग्जिस्टेंट डेफिशिएंसी ऑफ अदर वाइटामिन्स, लाइक अगर किसी को और भी वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी है, जैसे अल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर वाइटामिन एब्जॉर्प्शन इंपेयर हो जाती है, तो उसके भी सिम्टम्स आएंगे उस पर्टिकुलर वाइटामिन के हवाले से। ठीक है, और इसमें रिलेटेड टू GI ट्रैक्ट सिम्टम्स आ जाते हैं, सोर टंग आ जाती है, अनलाइक इन वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी। अच्छा, वाइटामिन B, अगर आपके पास पेशेंट आया है उसको वीकनेस है, फटीग है, पैलर है, आपने देखा उसे एनीमिया है, आपने उसकी CBC कराई, पेरिफेरल स्मीयर कराया, CBC पर आपको लार्ज सेल्स नजर आ रहे हैं, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स है, आपको डायग्नोज हो गया दिस इज मैक्रोसिटिक एनीमिया। फिर आपने उसका डाइटरी हिस्ट्री ली तो आपको ये भी पता चल गया इसको डाइटरी डेफिशिएंसी है, आपको पता चल गया इसे विटामिन B12 या फोलेट डेफिशिएंसी है। यहाँ तक इन सब की चीज़ें सेम थी, बट आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि इसको पर्टिकुलरली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या फोलेट की डेफिशिएंसी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग मिस कर देते हैं। तो वो हम कैसे डायग्नोज करेंगे? जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी वाला पेशेंट होगा ना, उसमें अगर बहुत लंबे अरसे तक वो डेफिशिएंसी परसिस्ट करती है तो उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने लग जाएंगे, उसको कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशंस, डिलीरियम, ये वाले सिम्टम्स आने लग जाएंगे। क्यों आते हैं? क्योंकि विटामिन B12 ना सिर्फ ये TMP की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है और भी बहुत सारे उसके फंक्शंस है। वन ऑफ द फंक्शन इज द सिंथेसिस ऑफ माइलिन शीथ, जो आपके न्यूरॉन्स में इंपॉर्टेंट होती है, तो दैट्स व्हाई उसको न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते हैं। द डायग्नोसिस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज रेडिली मेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ स्मीयर्स ऑफ पेरिफेरल ब्लड एंड बोन मैरो। द एनीमिया ऑफ फोलेट डेफिशिएंसी इज बेस्ट डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम दैट ऑफ विटामिन B बाय मेजरिंग सीरम एंड रेड सेल फोलेट एंड B12 लेवल्स। ये तो जो मैंने आपको बताया वो था हिस्ट्री और फिजिकल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बेस पे। अगर आप वैसे डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं लैब्स के हवाले से तो फिर आपको लेवल्स कराने पड़ेंगे, पर्टिकुलरली फोलेट का और फिर B12 का अलग से, फिर आपको पता चल जाएगा आइदर दे फॉल इन द नॉर्मल रेंज और वो कम है या नहीं। ठीक है, अब B12 पर आ जाते हैं। विटामिन B12 को कोबालामीन भी कहते हैं। इट इज़ वाइडली प्रेजेंट इन फूड्स एंड इट रेजिस्टेंट टू कुकिंग एंड बॉइलिंग। सो अगर आप जो है वो ले रहे हैं फूड को तो वो आपका चला जाएगा। B12 रिच फूड्स हैं तो वो आप कुक भी करते हैं, बॉयल भी करते हैं, तो स्टिल वो आपके बॉडी में चला जाता है। एंड इज़ इवन सिंथेसाइज बाय गट फ्लोरा एज वेल। सो इसकी डेफिशिएंसी बहुत रेयर होती है और बहुत ही ऐसे लोग जो जिनकी बहुत स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट है या जो बिल्कुल ही मिल्क और एग नहीं लेते, उन लोगों में इनकी डेफिशिएंसी डेवलप होती है। इंस्टेंट डेफिशिएंसीज typically arise from some abnormality that interferes with B12 absorption like celiac sprue और वो हमने डिजीजेस की जो बात की। ठीक है, इसमें उन्होंने इधर एग्जांपल दिया कि पेप्टिक डाइजेशन रिलीजेस डाइटरी विटामिन B12 allowing it to bind a salivary protein called heptocorin। असल में विटामिन B12 की जो एब्जॉर्प्शन है ना बहुत इंटरेस्टिंग है और ये नॉर्मल नहीं होती। जैसे नॉर्मली बाकी सारी चीज़ों की एब्जॉर्प्शन है ना ऐसे नहीं हो रही होती।
आप जब डाइट में विटामिन B12 लेते हैं ना, वो बाउंड फॉर्म में होती है, वो फ्री नहीं होती, ठीक है। आपकी जो सलाइवा होता है ना, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा आ रहा है, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल होता है, प्रोटीन होती है हेप्टोकोरिन, ये विटामिन B12 के साथ बाइंड करती है, लेकिन ये बाइंड करने के लिए होती है, बट ये सलाइवा के अंदर आपकी ओरल कैविटी के अंदर बाइंड नहीं करती है, अलहदा होती है। B12 अलहदा बाउंड फॉर्म में है फूड के साथ, ये जाते हैं स्टमक के अंदर, स्टमक की एसिडिक पीएच के अंदर विटामिन B12 अलग होता है और वहाँ पर हेप्टोकोरिन के साथ ही बाइंड कर जाता है, और उसी दौरान स्टमक के गैस्ट्रिक एसिड में इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है, उसने भी विटामिन B12 से बाइंड करना होता है, बट वो अभी बाइंड नहीं करता, वो बाइंड करता है, वो साथ चला जाता है, वो अलग होता है। B12 ने अलग से हेप्टोकोरिन को बाइंड किया हुआ है, जब ये दोनों इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं ना, तो B12 हेप्टोकोरिन से हट जाता है और इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड कर जाता है, और फिर उसकी जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है एक और प्रोटीन के साथ अटैच करके, विच इज़ अ रिसेप्टर फॉर विटामिन B12 इंट्रिंसिक फैक्टर कॉम्प्लेक्स, जो फिर उसको एब्जॉर्ब करती है। दैट प्रोटीन इज क्यूबिलिन। यही चीज़ यहाँ पर बताई हुई है कि पेप्टिक डाइजेशन से B12 अलग होगा और वो बाइंड करेगा सिलाइवरी प्रोटीन के साथ, हेप्टोकोरिन जिसका नाम है, वो सलाइवा से आई है आपकी बॉडी के अंदर। ऑन एंटरिंग द ड्यूडेनम, हेप्टोकोरिन B12 कॉम्प्लेक्स जो है वो पैंक्रियाटिक प्रोटीएजेस उसको तोड़ देंगे, B12 अलग हो जाएगा और अब वो बाइंड करेगा इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ विद इन द ड्यूडेनम। और इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज कहाँ से हुआ था? गैस्ट्रिक फंडस म्यूकोजा से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से बेसिकली, ठीक है। अब वो जो इंट्रिंसिक फैक्टर और B12 का कॉम्प्लेक्स बना है वो ड्यूडेनम से जाएगा, जुजुनम एंड देन आइलियम। आइलियम का जो टर्मिनल पोर्शन है वहाँ पे वो अटैच करेगा एक रिसेप्टर है क्यूबिलिन, उसके साथ, ये लिखा हुआ है, ठीक है, और वहाँ पर जो है वो इंटीरोसाइट्स उसको टेकअप कर लेंगे। अब जो एब्जॉर्ब्ड विटामिन B12 है उसको बेसोलैटरल मेम्ब्रेन से प्लाज्मा में छोड़ दिया जाएगा, ब्लड में छोड़ दिया जाएगा। ब्लड में भी वो अकेला नहीं घूमता, उसको एक प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन विच इज ट्रांसकोबालामीन, वो बाइंड कर लेती है और वो उसको टारगेट टिश्यू पर, लिवर पर जाकर छोड़ देती है। सो ये विटामिन B12 का मेटाबॉलिज्म है आपकी बॉडी के अंदर। आफ्टर एब्जॉर्प्शन द बॉडी हैंडल्स विटामिन B12 वेरी एफिशिएंटली, वो स्टोर होती है। ऐसा नहीं होता आज विटामिन B12 बंद हुआ है तो कल उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, 5 से 20 साल तक उसके रिजर्वायर होते हैं। बट जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं वो चूंकि लाइफ टाइम डाइट उनकी वही रहती है तो उनमें डेफिशिएंसी डेवलप हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है जी पैथोजेनेसिस, ये तो फ़र्क हमने डिस्कस कर लिया। द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज विटामिन B12 डेफिशिएंसी इज पर्नीशियस एनीमिया। अब कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ऐसे हैं, अब आपने पढ़ लिया कि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इट टू बाइंड विद द इंट्रिंसिक फैक्टर, वो बाइंड नहीं होगा तो क्यूबिलिन रिकॉग्नाइज नहीं करेगा विटामिन B12 को और वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब ऑटो इम्यून डिजीजेस कुछ ऐसी हैं जिनके अंदर हमारी बॉडी ऑटो एंटीबॉडीज बना देती है अगेंस्ट आवर ओन पेराइटल सेल्स दैट आर सिक्रीटिंग द इंट्रिंसिक फैक्टर इन द GIT, इन द स्टमक, म्यूकोसा ऑफ द स्टमक, ठीक है। अब जब वो एंटीबॉडीज उन पेराइटल सेल्स को डिग्रेड कर देती हैं तो वो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं सिक्रीट करते, जब वो सिक्रीट नहीं करेंगे तो B12 बाइंड नहीं करेगा तो वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा क्यूबिलिन से और फिर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा। सो दैट लीड्स टू द डेफिशिएंसी और उसकी वजह से फिर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा पेशेंट को, और उस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ड्यू टू दिस कॉज पर्टिकुलरली हम उसको पर्नीशियस एनीमिया कहेंगे, ठीक है। इट इज एन ऑटोइम्यून अटैक ऑन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा दैट सप्रेसेस द प्रोडक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। इसमें होता क्या है, क्यों ये बन रही हैं, बेसिकली आपके उस इन पेशेंट्स के अंदर ना क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस चल रहा होता है, स्टमक की इन्फ्लेमेशन चल रही होती है, मार्क्ड बाय लॉस ऑफ पेराइटल सेल्स, बाय इन्फिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, वहाँ पर डिफरेंट म्यूकोजल सेल्स के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है। और उन पेशेंट्स के अंदर फिर ऑटो एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं जो फिर विटामिन B12 को इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड नहीं होने देती, इंट्रिंसिक फैक्टर को नहीं रिलीज होने देती, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती विटामिन B12 की। अब हम डायग्नोसिस के लिए पर्नीशियस एनीमिया की डायग्नोसिस अगर हमने करना है तो हम ब्लड में पेशेंट के उन ऑटो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। So auto antibodies are of diagnostic use, but they are not thought to be the primary cause of gastric pathology. These auto antibodies are produced in a result of gastric pathology, ना कि वो cause करी हैं जो गैस्ट्राइटिस है, ठीक है। पेशेंट को पहले गैस्ट्राइटिस होता है, फिर उसके नतीजे में वहाँ लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स आ रहे हैं, फिर वहाँ एंटीबॉडीज बनने लग जाती हैं, वो एंटीबॉडीज आपकी पेराइटल सेल्स को टारगेट करती हैं और फिर ये सारा कैस्केड जो है वो शुरू होता है। इट सीम्स दैट एन ऑटो रिएक्टिव टी सेल रिस्पॉन्स इनिशिएट्स गैस्ट्रिक म्यूकोजल इंजरी और फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज बनती हैं व्हेन द मास ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर्स सिक्रीटिंग सेल्स, जब वो एक थ्रेशोल्ड से फॉल कर जाते हैं फिर पेशेंट को एनीमिया डेवलप होने लग जाता है। उसके अलावा क्या क्या कॉजेज हो सकती हैं B12 की मैल एब्जॉर्प्शन की? गैस्ट्रेक्टमी, यानी पेशेंट का स्टमक ही हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। सो वहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर ऑब्वियसली नहीं बनेगा। आइलियर रिसेक्शन है जहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर और B12 की एब्जॉर्प्शन होनी है, वो वाला पोर्शन आइलियम का हमने रिमूव कर दिया, तब भी नहीं होगी एब्जॉर्प्शन। या ऐसी डिजीजेस जो कि एब्जॉर्प्शन को पर्टिकुलरली इम्पेयर करी हैं, जैसे क्रोन्स डिजीज़ है, ट्रॉपिकल स्प्रू है, विपल डिजीज़ है, दे इम्पेयर द फंक्शन ऑफ आइलियम टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स,
ठीक है। और कुछ और भी लोगों में बीमारियां होती हैं, गैस्ट्रिक एट्रोफी है, क्लोरहाइड्रिया है, ओल्डर पेशेंट्स के अंदर होती है, इसमें भी यही चीज़ होती है। अच्छा, द मेटाबॉलिक डिफेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनीमिया ऑफ B12 डेफिशिएंसी आर इंटरट्विन्ड विद फोलेट मेटाबॉलिज्म, यानी कि इन दोनों का जो मेटाबॉलिज्म है, जो एनीमिया डेवलप करता है ना, बेसिकली वो बहुत मिलता जुलता है, वो एक दूसरे से मिला हुआ है। अब वो कैसे? अब मैंने आपको बात बताई कि हमें TMP बनाने के लिए टेट्राहाइड्रोफोलेट चाहिए। अब जब टेट्राहाइड्रोफोलेट ने अपना ये अपना ना एक ग्रुप दे देता है इसको, मुझे वो ग्रुप याद नहीं आ रहा, जब ये अपना आई थिंक हाइड्रो ग्रुप देता है, जब ये दे देता है अपना ग्रुप, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू सम अदर मॉलिक्यूल, जिसको हमें वापस से डाईहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करना होता है, ताकि हम इसे दोबारा से रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट करें और दोबारा यूज़ कर सकें। ठीक है, हम इधर पढ़ लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, the main neurological lesions associated with B12 deficiency are demyelination of posterior and lateral columns of spinal cord, sometimes beginning in the peripheral nerves, in time axonal degeneration में supervene। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया। The severity of neurological manifestations is not related to the degree of anemia। ठीक है, एनीमिया की अलग से पैथोजेनेसिस है, उस जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं उनकी अलग से है। ठीक है, और सम टाइम के मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है पेशेंट को ना हो और सिर्फ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आ रहे हो, तो उस चीज़ को भी आपने जो है वो एड्रेस करना है। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पर नहीं लिखी हुई, बट जो आपका जो पैथोलॉजी, आप फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा ही होगा B12 का फंक्शन, ये ना इस एंजाइम, ये जो इसको वापस से कन्वर्जन होती है ना, वो बेसिकली वो आपकी B12 उसमें इन्वॉल्व होता है। तो जब B12 नहीं होगा ना, तो वो नहीं होगी, और उसके ज़रिए से जो आपकी टेट्राहाइड्रोफोलेट है उसकी रीजनरेशन नहीं हो पाएगी। ठीक, क्लिनिकल फीचर्स क्या है? द मैनिफेस्टेशन ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी आर नॉन स्पेसिफिक। वैसे ही एनीमिया के फीचर्स होंगे, पैलर, फैटिगेबिलिटी, डिस्निया और इस तरह के फीचर्स होंगे। द इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर्स, जो एपोप्टोसिस हो रही है उसकी वजह से थोड़ा बहुत जॉन्डिस हो सकता है। मेगालोब्लास्टिक चेंजेस इन द ओरोफेरेंजियल एपिथेलियम में, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। बीफी रेड टंग, बीफी रेड टंग क्यों होती है? क्योंकि आपकी जो ओरोफेरेंजियल एपिथेलियम है उसके अंदर जो डिवाइडिंग सेल्स है ना, उनके अंदर भी DNA का प्रॉब्लम है, तो वो जो है वो आपकी टंग के ऊपर जो सेल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और बीफी रेड टंग की अपीयरेंस होती है। ठीक है, The spinal cord disease begins with symmetric numbness, tingling and burning in the feet or hands। ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करें, फॉल अगर स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं तो ये सारे फीचर्स आएंगे। गेट खराब हो जाएगी, लॉस ऑफ पोजीशन सेंस particularly in the toes। Although the anemia responds dramatically to parenteral vitamin B12, ऐसे पेशेंट्स में फिर parenterally अगर IV लाइन के थ्रू विटामिन B12 दिया जाए तो एनीमिया बहुत जल्दी इंप्रूव कर जाता है। बट जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है ये नहीं ठीक होते, क्योंकि आपको पता है न्यूरॉन्स डू नॉट रीजनरेट। ठीक है, और उन्होंने ये बात बताई हुई है कि अगर पर्निशियस एनीमिया पेशेंट को, तो फिर डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, फाइंडिंग्स सपोर्टिंग द डायग्नोसिस ऑफ B12 डेफिशिएंसी आर। अब आपने अगर डेफिशिएंसी है तो क्या क्या फाइंडिंग्स आपको मिलेंगी? B12 के सीरम लेवल्स कम होंगे, सीरम फोलेट लेवल्स नॉर्मल हो सकते हैं, एलिवेटेड हो सकते हैं। ये सिर्फ पर्टिकुलरली B12 की डेफिशिएंसी की बात हो रही है। मॉडरेट टू सीवियर मैक्रोसिटिक एनीमिया मिलेगा, ल्यूकोपीनिया विद हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स ग्रेनुलोसाइट्स, ये मिलेगा आपको। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो स्मीयर के फीचर्स हैं वो दोनों के सेम होंगे। ड्रामेटिक रेटिकुलोसाइट रिस्पॉन्स टू पारेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन B12, यानी ऐसे पेशेंट में जब आप IV विटामिन B12 देंगे, उसके एरिथ्रोपोइसिस का रेट एकदम इतना बढ़ जाएगा कि ब्लड में बहुत सारे रेटिकुलोसाइट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, pernicious anemia is associated with all of these findings plus the presence of serum antibodies to intrinsic factor। So उसके डायग्नोसिस में फिर हमें वो एंटीबॉडीज भी करानी पड़ती हैं टू चेक के pernicious anemia है या नहीं है। सो ये आपका सारा था जी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो एप्लास्टिक एनीमिया को डिस्कस करेंगे।